गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के जिस प्रांगण में आज हम हैं, यहां 28 साल पहले 21 साल के एक युवा ने योग दीक्षा ली और योगी बन गया। वही युवा पिछले 5 साल से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और आज चुनावी मैदान में अपने विरोधियों को ललकार रहा है। राज्य में विधानसभा के चुनावों की गर्मी बढ़ रही है और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, हमसे जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपने यहां से नॉमिनेशन फाइल किया। आपको हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आखिरकार गोरखपुरी आप वापस आए, विधानसभा का चुनाव भी आप यहीं से लड़ रहे हैं। गोरखपुर आपकी कर्मभूमि भी रही है, यहां से आपका आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा है। आप गोरखपुरी वापस क्यों आए? बात चल रही थी मथुरा जाएंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर में ये क्या खास बात? देखिए, गोरखपुर या प्रदेश अब मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं है। हां, पार्टी ने मुझसे भी पूछा था और मैंने पार्टी के ऊपर भी छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर उस पर विचार करते हुए तय करती है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संसदीय बोर्ड का कि उन्होंने मुझे गोरखपुर से पार्टी का प्रत्याशी बना करके पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आज नामांकन भरने की अनुमति दी और आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन फाइल किया है। योगी जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे राजनीतिक सवाल पूछूंगा। 2017 में आप लोगों ने यहां पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि ये इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सो देखा जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आजादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि जो एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। योगी जी, अगर जितने भी अभी तक सर्वे आए, अगर आप सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 230 से 260 तक सीट बताई। अलग अलग सर्वे ने अलग अलग वो दिया है। समाजवादी पार्टी की काफी बढ़ोतरी हुई है, पहले उनकी 40 प्लस कुछ सीटें थी, 43 सीटें थी, अब करीब 100 से ऊपर 150 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि 2014 में भाई बहन की पार्टी को भी लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था? क्या हुआ था? 2 सीट पाई ना यूपी में। उस समय की प्रदेश की सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावे थे। क्या हुआ था? 5 सीटों पर सिकुड़ गए थे ना। 5 भी एक ही परिवार के थे। – 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी ना, जनता ने खारिज किया। उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन सब के इतर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। 2019 में महागठबंधन बन गया था। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और भी अन्य तमाम लोग उसके साथ जुड़ गए थे। परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाकर के नंबर 1 पर थी जी। नंबर 2 पर जो थी वो मात्र 10 सीटें पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पाई। इस चुनाव में भी आप यही देखेंगे जी। उस वक्त भी सर्वे आपको कम सीटें, मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों, आप तीनों चुनावों का देख लें जी। तीनों चुनावों में क्या ट्रेंड है और मतदान का ट्रेंड क्या है। मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हुई है जी। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत पहले की तुलना में 7 वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर एक बेहतरीन स्थिति में हम लोग आए हैं। निवेश की व्यापक संभावनाएं यूपी के अंदर बनी हैं। रोजगार के सृजन हुए हैं। युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती हुई दिखाई दी है। अन्नदाता किसानों के भविष्य के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए नया करने की एक व्यवस्था हुई। ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की कार्रवाई। एमएसपी से लागत का 1.5 गुना दाम किसान को आज प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं।
महिलाओं को सुरक्षा मिली है, उनके आर्थिक स्वावलंबन की तरफ से भी सरकार ने बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है जी। तो ये सभी चीजें जुड़ेंगी तो 300 का पार बीजेपी पाएगी। और आपने देखा होगा, आप पिछले 6 महीने के अंदर देखें, 6 महीने पहले सपा गठबंधन कहा था, 3 महीने पहले कहा था, और 1 महीने पहले कहा था, और आज कहां पे है जी। ये 4 अलग अलग सर्वे भी आप देखेंगे तो वो लगातार उनको डिक्लाइन की तरफ है जी। बीजेपी अप कर रही है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। और प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं, जी। देखिए ये चुनाव अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है जी। एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 80% और 20% को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा।
कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं। कौन तो इसमें बुरी बात क्या है जी, तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार के इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर कल आप जा भी रहे हैं, वहां पे दंगे वहां से शुरू हुए थे, सचिन और गौरव अपनी बहन की रक्षा करते हुए उनको मार दिया गया। तो आप कह रहे हैं अभी भी परिस्थितियां बदली नहीं हैं, अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम कुछ कुछ पॉकेट्स में है? बदली है, लेकिन उसको फिर पूर्व स्थिति में लाने की साजिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, पलायन की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं, वे पलायन उनको पसंद है। व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वे इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन, क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है जी, उनको सुरक्षा पसंद नहीं। वोट बैंक के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा नहीं, अभी संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया सिवाय पाकिस्तान के। श्री राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? ये सब क्या है? इनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकतें मुझे लगता है कोई सभ्य समाज भी स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती और फिर बीजेपी तो कतई स्वीकार नहीं कर सकती। निशाना इस वक्त आपका राहुल गांधी जी पर है, पर मुझे लगता है लड़ाई यहां पे दो तरफा होती जा रही है। लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से। नहीं, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी के बयान को भी यहां पे उद्धृत करना आवश्यक है क्योंकि मैंने केवल राहुल जी का ही नाम नहीं लिया। मैंने तो इससे पहले कहा ना कि सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी।
अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था। आप ये बताइए कि आप एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने बहुत इंप्रूव की। आप चुनाव का ये बड़ा भारी मुद्दा लेके, चाहे आप हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। कल ओवैसी जी पे गोली चल गई, उनके काफिले पे गोली चल गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। मंच पे उनके अपने भाषण होंगे, हमारे अपने भाषण होंगे, हमारे मत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, मैं सभी दलों के नेताओं से भी इस बारे में अपील करूंगा कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसकी रिएक्शन देखने को मिलते हैं और इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। तो आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी ने पहले बहुत सारे बयान दिए, उन्होंने कहा है मोदी जी हरदम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी जी हरदम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन ये हटेंगे उस दिन हम देख लेंगे। तो आपको लगता है ये इन सब चीजों की वजह से हो रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं, सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको, और उनको राज्य सरकार ने सुरक्षा पहले से दे रखी है। हमने उनको Y+ की सुरक्षा पहले से दे रखी है और उनके पास सुरक्षा है, और सुरक्षा उनको मिलनी भी चाहिए। राज्य के अंदर हर नेता को जो पहले से कार्यक्रम जिनके मिलते हैं उनको सुरक्षा भी दी जाती है। हाँ, ओवैसी जी कल जिन क्षेत्रों के दौरे पे गए थे उनका कोई भी पूर्व निश्चित कार्यक्रम जनपद, जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कार्यक्रम है, सभा के लिए परमिशन लोगों ने ली होगी, वो अपने आप में पर्याप्त है, उस आधार पर यह दायित्व बनता है सुरक्षा देने का, और पुलिस ने तत्परता से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है जो लोग इसमें संलिप्त थे। ओवैसी को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से? देखिए, वो अपने दल के नेता हैं, हर दल का नेता बड़ा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर दल का नेता अपने आप में बड़ा है, हम उसको छोटा और बड़ा करके आंक नहीं सकते। जहां आप 80% और 20% की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो 85% और 15% की बात कर रहे हैं। वो इस चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का कलर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जहां हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाम भले ही समाजवादी होगा, सोच तो परिवारवादी ही है, और काम दंगावादी से आज भी उभर नहीं पाया है। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों की सोच कभी परिवार से ऊपर उठ करके नहीं जा पाई है, उन लोगों से आप ओबीसी समुदाय के कल्याण की बात करते हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करते हैं, या उनसे आप किसी सामाजिक सौहार्द की अपेक्षा रखते हैं? ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। योगी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप, मोदी जी का स्लोगन रहा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप इसको दोहराते हैं, आप हर मंच से इस बात को कहते भी हैं। अगर आपने इतने कैंडिडेट्स अभी तक घोषित किए हैं, मगर मुसलमान कोई भी कैंडिडेट आपने घोषित अभी तक नहीं किया है। देखिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है?
मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री हैं जी, श्री मोहसिन रजा जी, केंद्र सरकार में मंत्री हैं नकवी जी, और भी इस प्रकार के चेहरे हैं। जी, आरिफ मोहम्मद खान जी आपके जो हैं केरल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है, जी, लेकिन हां, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। जी, तो भारत को प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। जो भारत के मूल्यों और सिद्धांतों में रसा बसा है, हम उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान भी देते हैं। लेकिन ये चीज जरूर कि सबका साथ, सबका विकास ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं जो लोग गरीब कल्याण का नारा देते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, क्या उनका सामाजिक न्याय है? गरीबों की पेंशन को हड़प जाना, क्या यही सामाजिक न्याय है? गरीबों के आवास की योजना को लागू न करना, क्या यही सामाजिक न्याय है उनका? समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना मकान मिला था गरीबों को? 18,000 जी, मिला नहीं था, सैंक्शन हुए थे। जी, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 43.5 लाख यानी 43,50,000 से अधिक आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों के बने हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति और अन्य गरीबों की आवास, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। आप कह रहे थे मुसलमान भी हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सभी लोग बस में, तो वो हमारा नागरिक है भाई, क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए? जी, शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं, सबको सुरक्षा, सबको योजना का लाभ, सबको सम्मान, सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। हम व्यवस्था को भारत के संविधान के अनुरूप चलाएंगे। हमारी व्यवस्था व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का आधार नहीं बन सकती। यही भारत का सेकुलर स्टेटस है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं हो सकता, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। हम जहां बैठे हैं गोरखनाथ मंदिर में, नाथ संप्रदाय में, तो मुसलमानों से बहुत मुसलमान आपसे जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय से, और योगी और फकीर लोग तो साथ में बहुत, मैं इस परिसर में भी देखता हूं, इतनी दुकानें हैं मुसलमानों की हैं। तो आपको जब लोग मुसलमान विरोधी बताते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो लोग बहुत कुछ विरोधी बोलते हैं, और हमारी जो पीठ है ना जी, ये शैव परंपरा की पीठ है। तो शैव परंपरा से दीक्षित होने के नाते हम लोग जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं, तभी वही सच्चा योगी होता है। इसलिए सबके उसको पाते जाओ, लेकिन जो अच्छा होगा वो करते जाओ। ये सब हमें पाना है जी, और यही हम लोगों की उपलब्धि भी है सेवा की। लोग हम पे आरोप लगाएं, लांछन लगाएं और उसके रूप में तमाम प्रकार का जो है वो करते जाएं,
अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे लोक कल्याण के पथ पर निरंतर चलेंगे, सुरक्षा के पथ पर निरंतर चलेंगे, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। योगी जी, अगर थोड़ा सा वोट शेयर की ओर एक नजर डालें तो पिछली बार जब आप लोग 2017 में प्रचंड बहुमत से जीते थे तो आपका वोट शेयर 40% के ऊपर था। बीएसपी, एसपी ये 20-22%, इन दोनों का अपना आपस में अलग अलग था, दोनों को अलग अलग। मुस्लिम वोट स्प्लिट हुआ था उस बार, पिछली बार, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया था। इस बार फाइट थोड़ी टू वे है। बीएसपी की बात ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है, मायावती जी अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। तो क्या आपको लगता है कि जो और वोट बैंक छोटे मोटे इनसे जुड़ रहे हैं, जैसे कि राजभर हो गए, जाट हो गए, तो ये सब मिलजुल कर, मुस्लिम यादव पहले से समाजवादी पार्टी के संग रहा है, ये सब मिलजुल कर कुछ इस बार एक फाइट दे सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक जो आप लोगों का विश्लेषण है कितना सच होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो गठबंधन 2022 में बना है, इससे बड़ा गठबंधन 2019 में बन चुका है। और उस समय भी लोग ये मानते थे कि बीजेपी 15 से 20 सीट पाएगी, एसपी 30 से 35 सीट पाएगी, बीएसपी 25 के आसपास सीट पा जाएगी, 20 से 25 सीट पाएगी। ये सब आंकड़े होते थे ना। हुआ क्या? बीजेपी 64 सीट पाई, बीएसपी सेकंड पोल की 10 सीट पाई, एसपी थर्ड पे थी। आप ये मान के चलिए कि ये जो गठबंधन है इससे बड़ा गठबंधन 19 का था। ये सभी दल तब भी एक थे। उसका कोई असर नहीं होना है। अब ये गठबंधन से ऊपर उठ चुका है चुनाव। फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने दीजिए ना। ये इलेक्शन सुनामी बनेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है। और जो बयान है 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं। मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? ब्राह्मण वोट की अगर थोड़ा सा बात करें तो अखिलेश जी काफी ब्राह्मण वोट को वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती भी मनाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रबुद्ध समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते। जो लोग सामाजिक व्यवस्था और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हों,
भारत की आस्था, क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे? कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। फिर जिन चरित्र को लोग देख चुके हैं, ये लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले जी। तो सब तो वही है, वही हवा है, वही सपा है, वही दंगे फसाद की उनकी मानसिकता आज भी है। बदला क्या है? बदला क्या है जिससे उसमें ब्राह्मण समाज विश्वास करे? कुछ तो एक ऐसी चीज दिखाई दे। आपका मानना है कि ब्राह्मण आप ही के साथ रहेगा? मैंने क्या कहा ना जी, हमारे साथ समग्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। योगी जी, 3 मंत्रियों ने आपको छोड़ा और 10 एमएलए भी आपको छोड़ कर गए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पिछड़ा वर्ग थोड़ा सा बीजेपी से? देखिए, वहां से भी बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं जी। मुलायम सिंह जी के समधी फिरोजाबाद में सिरसागंज से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप कम लगेगा, कुछ परिवार वालों को आपने ले लिया है। वो तो अंतिम सिलसिला है, वो तो वहां पे वो कम नहीं होने वाला। वो सोच तो घूम फिर करके वही जानी है। जिनको लगता था कि वहां पे गलत हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, संगठन चलाने की भी सामर्थ्य नहीं रही है, वो लोग वहां से हटे हैं कि वहां डूबने से अच्छा है हम यहां बीजेपी में आएंगे। और जो बीजेपी में आ रहे हैं इस आश्वासन के साथ नहीं आ रहे कि टिकट पाएंगे। पार्टी की मेरिट में खड़े उतरेंगे तो पार्टी टिकट देगी, नहीं उतरेंगे तो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, एक लंबी श्रृंखला है इनके। पिछड़े वर्गों के लिए आपका क्या मैसेज है? और आपके बैकवर्ड कौन से बड़े चेहरे हैं आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में न हो? कौन सा ऐसा चेहरा है? क्या भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री नहीं है जी? क्या श्री केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं है? क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं? प्रदेश के अंदर क्या से अनिल राजभर क्या कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं जी? या उत्तर प्रदेश के अंदर जयप्रकाश निषाद हमारे मंत्री हैं। एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन सामाजिक न्याय को देखने के साथ साथ वे लोग योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी परिवारवाद का चस्का लगा है, जिनको लगता था कि नहीं सामाजिक न्याय के नाम पर केवल उनके परिवार के लोगों को ही सब कुछ मिलता रहे, बाकी अन्य लोगों को न मिले, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही जी। हमारे यहाँ कौन नहीं है? हमारे पास हमारा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति के हैं, रमाशंकर पटेल हमारी सरकार में मंत्री हैं, क्या पिछड़ी जाति के नहीं है क्या? एक लंबी श्रृंखला है जी, जी। तो इन चीजों को हम उसके आधार पर नहीं, वो काम कर रहे हैं उनके कार्य के आधार पर, उस समाज के सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी पूरा करते हैं, लेकिन लोक कल्याण के भाव के साथ पूरे प्रदेश की सेवा भी कर रहे हैं। अमित शाह जी जब से इलेक्शन चुनावी मैदान में कूदे हैं, तब से जयंत चौधरी जी के और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस उनको भेजे। उन्होंने कहा आदमी सही है, गलत पार्टी में है। जयंत जी ने पलटवार किया, उन्होंने मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ कि जो पलट जाऊँ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए,
अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और यशस्वी गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो जैन जी के ही हित के बारे में बोला कि हो सकता है वह अच्छे हों लेकिन एक बुरे दल में फंसे हुए हैं। जो दल स्वयं डूब रहा है उसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो डूबती हुई नैया में आप सवारी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको गलत तरीके से जयंत जी ने लिया है तो ये गलती जयंत जी की है। जयंत चौधरी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि बेचारे कभी दिल्ली से बाहर निकलते नहीं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे, जाट युवक मारे जा रहे थे, निर्दोष युवकों को फंसाया जा रहा था, किसान वहां मारे जा रहे थे, उस समय जयंत जी की सहानुभूति उन मरने वाले यूथ के साथ में नहीं थी। किसी भी परिवार के साथ सिंपैथी दर्ज करने के लिए नहीं आए थे। पूछिए ना, गौरव और सचिन के परिवार से पूछिए, क्या गए थे क्या उन लोगों के साथ मिलने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा चौधरी चरण सिंह जी भी दल बदलू थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान नेता थे जी, और बड़े किसान नेता के साथ साथ उनका एक सम्मान था। हम भी चौधरी साहब का सम्मान करते हैं। जो काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया, खासतौर पर चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली में चीनी मिल 40 वर्षों से मांग हो रही थी। 1980 में मांग उठी थी कि इस चीनी मिल का यहां पर पुनरुद्धार होना चाहिए। हमने वहां नई चीनी मिल लगा दी चौधरी साहब की स्मृति में। लेकिन चौधरी साहब के उन कार्यों को आगे बढ़ाते तो उनको सम्मान भी मिलता है। एक सफल अधिवक्ता के साथ साथ एक सफल किसान नेता थे और फिर एक सफल राजनेता थे चौधरी साहब। लेकिन बाकी और लोग क्या हैं, हर व्यक्ति जानता है। इसलिए चौधरी साहब से नहीं तुलना की जा सकती उन लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि वो भी उनको याद दिला रहे थे हिस्टोरिकल की हिस्ट्री इनको उनका ज्ञात नहीं है कि वो भी दल बदलते रहते थे, दल बदलू थे। चौधरी साहब का सम्मान, मैंने कहा चौधरी साहब का सम्मान था जी, जिस भी तरीके से रहे होंगे उनका अपना सम्मान था जी। आपको लगता है किसान बिल की वजह से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई है? इसके वजह से कुछ माहौल ऐसा बन गया? यूपी में किसान आंदोलन का कोई भी मतलब नहीं था और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब किसान बिल पास हुए थे इसका समर्थन उस समय किया था। स्वयं मुख्यमंत्री आवास पे आकर के किए थे। बाद में किन कारणों से धरने पर बैठे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान से पूछेंगे, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी गई, कृषि ऋण से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक योजना का कई गुना लाभ पिछली सरकारों की तुलना में उनको प्राप्त हुआ है। प्रियंका गांधी फैक्टर इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है आपको कहीं भी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% जो है लड़कियों को, महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, इसका कोई असर होगा? 6% वोट शेयर था पिछली बार। आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल तो है ही जी। अब उनको उतने लोग मिले कि नहीं मिले, एक प्रश्न तो ये। दूसरा ये है कि जनता जनार्दन कितना उनको पसंद करती है, कितनी उनकी लोगों की उपस्थिति है, ये भी देखती है। इसलिए जो है राजनीतिक दल के रूप में इनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जन समर्थन कितना मिलता है ये 10 मार्च बता ही देगा। अखिलेश यादव और शिवपाल जी के खिलाफ उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कुछ साठगांठ है आपको लगता है? ये सांठगांठ तो 2019 में भी थी। इस दल आपस में मैच फिक्सिंग करके बीजेपी को रोकने के लिए एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति व्यक्त करते हैं।
यहां पे ये पर्दाफाश हो भी गया। आपने 15 जनवरी को मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, कुछ पीछे बैकडोर कुछ बातें चल रही हैं कुछ? मैं सबको देता हूं। अखिलेश जी के जन्मदिन पे अखिलेश जी को मैं बधाई देता हूं, मायावती जी के जन्मदिन क्यों नहीं दूंगा जी? प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है जी। देखिए हम लोग पर कोई तालमेल बीजेपी के साथ नहीं, कोई तालमेल कैसा तालमेल? बीजेपी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, लेकिन जन्मदिन पे बधाई क्यों नहीं देंगे? और सामान्यतः प्रदेश से जुड़ी हुई योजनाओं पे मैं चर्चा करता हूं, लोगों से बातचीत भी करता हूं, टेलीफोन से बातचीत करता हूं। मुलायम सिंह जी अस्वस्थ थे, मैं उनको देखने के लिए भी गया था जी। देखिए चुनाव अपनी विषय है, लेकिन बातचीत करना, प्रदेश की जनता के हित के लिए बातचीत करना, किसी मुद्दे पर एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना, वो दूसरी विषय है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यकता है। अमित शाह जी ने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बाहुबली हैं, आपके संग बजरंगबली हैं। आज भी जो है अमित शाह जी ने अपने बयान में, आप जब आए थे आपके नामांकन के लिए, तब भी उन्होंने कहा कि आज़म खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आज सब जेल के पीछे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिर एक ही संप्रदाय के लोग, एक ही? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जब पेशेवर अपराधी और माफिया जो समाज में व्यापक आतंक का कारण बना हो, उसी जाति में है तो हम कहां से लेके आ जाएंगे दूसरी जाति से? अपराधी अपराधी है और अपराधी जो भी होगा, हमने 2017 में ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था कि सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और सरकार ने काम करके दिखाया है। सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। टिकट वितरण की सूची आप देख सकते हैं ना, सपा, बसपा, कांग्रेस ने कैसे लोगों को दिया है और बीजेपी ने किन लोगों को दिया है। सामाजिक न्याय और संतुलन अगर आपको देखना तो बीजेपी की सूची में दिखेगी। पेशेवर हिस्ट्री सीटर, दंगाई को देखना है तो वह बाकी अन्य दलों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और मुझे लगता है जनता ये सब देख रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जो थे मोदी जी थे, प्रचंड बहुमत मिला। क्या ये कहना सही होगा कि इस बार जो भी आपको सीटें मिलेंगी वो एक आप पर रेफरेंडम होगा? देखिए चुनाव पार्टी लड़ती है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का पार्ट हैं और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वह इसलिए नहीं किया है कि इसके बदले हम लोगों से वोट मांगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा दायित्व था, अपनी उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने इस कार्य को किया है। और हम चुनावी मैदान में इसलिए हैं जिससे जो सुरक्षा मिली है, जो डेवलपमेंट के कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं और तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही हैं, ये अनवरत चलते रहना चाहिए, इसमें और गति आनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। तो उसको आप अपना रेफरेंडम कहेंगे कि इस बार जो है? मैंने कहा ना, हमारे लिए तो हर दिन अपने आप में एक परीक्षा होती है जी। हमारे लिए सत्ता ये सुख भोगने या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता है। सत्ता को हम लोगों ने हमेशा परीक्षा पे खरा उतरने का एक माध्यम माना है और हर एक दिन उस परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। हर एक मुद्दे पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, चाहे वह कोरोना प्रबंधन हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, बहुत बड़ा काम किया, या फिर प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करना हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्रदेश के अंदर लागू करने का हो। और कुछ तो ऐसे कार्य हुए हैं जो 70 वर्षों में नहीं हो पाए थे। अनुमान करिए, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे,
आज डबल इंजन की सरकार 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बना रही है, जिसमें 17 चालू हो चुके हैं। बाकी 16 पर कार्य चल रहा है वर्तमान में। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का देखेंगे, 70 वर्षों में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज प्रदेश में 9 एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर काम प्रारंभ हुआ है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी, काशी से कोलकाता, लखनऊ से कानपुर, ये सभी एक्सप्रेसवे जी बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुके हैं। जी ये फर्क बहुत स्पष्ट है। और ये हर एक क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी में 2070 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सिटी वायु सेवा से जुड़े थे, लखनऊ और वाराणसी। इस समय 9 सिटी 75 स्थानों पर देश और दुनिया के अंदर वायु सेवा की सुविधा दे रही है। और हम लोग 11 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं जी 5 आने वाले समय 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य होगा। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन पिछली सरकारों का इस सरकार के उस फर्क को बहुत साफ कर देता है। योगी जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। स्वाभाविक है थोड़ी बहुत खेमेबाजी यहाँ पर भी है। मोदी जी ने कुछ महीनों पहले आपके ऊपर हाथ रखा और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पार्टी को दिया कि सब एक साथ हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। आप अपनी केमिस्ट्री मोदी जी के संग कैसे देखते हैं? कब मिले थे आप उनसे पहली बार? देखिए, मोदी जी देश के नेता हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं और एक अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के रूप में भी, नेता के रूप में भी सदैव मिलता है। वे अभिभावक हैं। अभिभावक से मतभेद होने का तो प्रश्न ही नहीं होता जी। जी जी नहीं, बहुत सपोर्ट किया, हर मन से आपके बारे में बहुत हम लोग सराहना जो की। भी कर रहे हैं जी और जो कुछ भी कर पाए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, या फिर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी अच्छा दिखता है उसके पीछे प्रेरणा और मार्गदर्शन मोदी जी का है। आज अमित शाह यहाँ पे आए, उन्होंने आपके काम की बहुत सराहना की। आपने भी अमित शाह जी के काम की बहुत सराहना की। आपने कहा आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बनाया है। 2014 में उन्होंने जो यूपी में बीजेपी की जो साख बनाई, 2017 में जो क्लीन स्वीप हुआ उसमें उनका योगदान, आपकी इस केमिस्ट्री की भी आज बहुत चर्चे हुए। देखिए, हम तो हमेशा बोलते हैं जी अमित शाह जी देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं यूपी में, हर एक ने उसको स्वीकारा। हर व्यक्ति इस चीज़ को वो करता है। और जो यूपी में संभव था, एक यानी गांव-गांव में जाकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बना करके उन्होंने इसे अचीव किया। स्वाभाविक रूप से जो चीज उन्होंने की है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी, 2017 के पूर्व भी हमने उनकी कार्य पद्धति को बहुत नजदीक से देखा है। लोक कल्याण संकल्प पत्र जब बना था तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय अमित शाह जी ने ही उसको पूरा ड्राफ्ट कराया था, जिसमें सुरक्षा के मुद्दे हों या फिर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हो। आज हम जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाते हैं, जो देश की एक ब्रांड, यूपी की एक ब्रांड बनी है,
और यूनियन बजट में स्थान प्राप्त करती है, उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का ही मार्गदर्शन था। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उसको स्थान दिया था जी। अलग विषय था कि हमने परंपरागत उद्यम की बात की थी। एक जनपद एक उत्पाद का नाम बाद में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उसका नाम दिया, लेकिन ये उस समय ही ये सारी चीजें हुई थी। तो जब कोई नेता करेगा तो उनके बारे में बोलेंगे भी जी। और हमें बोलना भी चाहिए कि हमारे इस नेता ने ये काम किया है, उन्हें इसका लाभ मिलना भी चाहिए, वो सम्मान मिलना भी चाहिए। उस सम्मान के हकदार है, हमने सम्मान दिया है और मैं आभारी हूं कि आज वो मेरे नामांकन में जी उन्होंने भी आए भी। आज आपके मीडिया सलाहकार ने एक रोचक ट्वीट भी किया, आप दोनों की पिक्चर साथ में डाली और कहा जो पत्रकार गड़बड़ कर रहे हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी ये देखकर। नहीं, देखिए हमारे गड़बड़ पहले भी नहीं था, गड़बड़ आज भी नहीं है जी। हम पहले भी एक थे, आगे भी एक हैं। जी बिल्कुल। देश के हित के लिए समर्पित नेता मिलना, मोदी जी जैसा नेता मिलना देश का सौभाग्य है। और सचमुच कोई भी भारतीय और देश के अंदर हो देश के बाहर हो आज इस बात को स्वीकारता है कि यशस्वी नेतृत्व ही भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा और वो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, दिख भी रहा है। मेरा आखिरी सवाल, आज हम लोग गोरखनाथ मंदिर में ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप 1994 में बसंत पंचमी के दिन 21 साल के थे और आपने दीक्षा ली थी। अभी बसंत पंचमी का कल ही जी कल है पंचमी में। मैंने कहा ऐसे माहौल में थोड़ा सा इस बारे में बताएं, वहां से यहाँ तक का सफर कभी आपने सोचा था कि... मेरी दीक्षा बसंत पंचमी के दिन 1994 में हुई थी जी, लेकिन मैं उससे 1 साल पहले ही यहाँ आ चुका था और मैं अपने यानी इस गोरक्ष पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के संपर्क में 1989 में आ गया था। तो 1989 से लेके 92 तक मेरा उनके पास आना जाना था। उसके बाद फिर 93 में मैं यहाँ आ गया था, तो 1 साल उनके सानिध्य में मैं यहाँ पे था और फिर 94 में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने मुझे यहाँ पे योग की दीक्षा दी और इस संप्रदाय में दीक्षित किया। तो बसंत पंचमी की वह तिथि थी जब मैंने इस संप्रदाय में विधिवत दीक्षा लेकर के प्रवेश किया था और मैं हमेशा उनको अपना आराध्य मानता रहा हूँ। और मेरे पूज्य गुरुदेव ही नहीं थे बल्कि मेरे लिए सब कुछ थे और आज भी मैं वही सम्मान वही भाव उनको प्रति रखता हूँ। योगी जी, आप हमसे आज जुड़े, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। गोरखपुर से आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। हम सब की ओर से आपको इस चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।